वक्फ बिल 2025 को संसद में पेश होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और वक्फ बिल को समर्थन देने वाले एक बेहद अहम मुस्लिम चेहरे आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अजमेर दरगाह के उत्तराधिकारी सज्जाद नशीन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, आपका स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत के सवाल पब्लिक का शो पर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई मुस्लिम संगठन वक्फ बिल 2025 का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपका समर्थन सभी को हैरान कर रहा है। क्या सरकार से कोई डील हुई है आपकी? आपने जो सवाल किया कि क्या कोई डील हुई है, मैं तो किसी पॉलिटिशियन से बहुत कभी कभार मिलता हूँ। मेरा तो मिलना ही बहुत कम होता है लोगों से, तो मेरी डील होने का सवाल ही नहीं उठता। देखिए, ये पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं है, ये सरकार, भारत सरकार का सपोर्ट है और एक हम जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं यहाँ पर, मेरे पिताजी और मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ। तो हमारा फर्ज बनता है कि आवाम के सामने सही बात लाएं। पक्ष विपक्ष, विरोध समर्थन, ये डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है और शरीयत में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का है मामला। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है उलमाए दिन की भी, जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, रिलीजियस लीडर्स उनकी। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका अधिकार है, वो करें, उसमें कोई बुराई नहीं है। डेमोक्रेटिक तरीके से कोई विरोध करता तो करें। यहाँ इश्यू ये आया है, मैं इसलिए बोला कि लोगों को जो मिसगाइड करा जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है मेरी नजर के अंदर, कि आपकी दरगाह चली जाएगी, आपकी मस्जिदें चली जाएंगी, आपके इमामबाड़े चले जाएंगे और दूसरे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चले जाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर जब पार्लियामेंट में आके ये बात बोल दी है, कंसर्निंग मिनिस्टर ने भी बोल दिए, होम मिनिस्टर ने बोल दिया कि तमाम रिलीजियस प्रॉपर्टी इंटैक्ट रहेगी, उसमें किसी किस्म का रद्द-बदल नहीं होगा, उनके कैरेक्टर में चेंज नहीं होंगे, जो डिस्प्यूटेड लैंड है उनके अलावा। तो हमें बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके आधिकारिक बयान को कंसीडर करें, ना कि बाहर खड़े होकर के मीडिया पे जो बयान दिए जा रहे हैं जो अनऑथेंटिक हैं, जिनकी कोई लीगलिटी नहीं है, सिर्फ हो सकता है चीप पब्लिसिटी के लिए हो सकता है कोई पॉलिटिकल स्टैंड हो, क्योंकि पॉलिटिकल विरोध भी आप देख ही रहे हैं, विपक्ष का काम होता है विरोध करना। करें, हमारी किसी से दावत नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है, मैं सरकार के साथ हूँ, भारत सरकार के साथ बीइंग इंडियन। और मैं ये कंसेप्ट भी क्लियर करना चाहता हूँ मुसलमानों को। देखिए, वक्फ रिलीजियस मैटर है, बिल्कुल रिलीजियस मैटर है, शरई मैटर है, लेकिन जो प्रॉपर्टी वक्फ हो चुकी थी उसको मैनेज करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी लॉ आए थे और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में भी लॉ आए हैं। 1954 में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में पहला एक्ट आया, वक्फ एक्ट। तो शरीयत में तो ना सेंट्रल वक्फ काउंसिल का हवाला है, शरीयत में ना वक्फ बोर्ड का हवाला है, शरीयत में ना ही 9 मेंबर्स को अपॉइंटमेंट का सिस्टम है, ना ही कोई चेयरमैन का, ना कोई सीए होगा। ये एक हम लोगों के द्वारा, मतलब बनाया हुआ सरकार के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन कानून के तहत एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाई गई है, उसके तहत उसमें अमेंडमेंट होने की जरूरत होती है वक्त वक्त, जो किया जा रहा है। अब उसमें ये लोग कहते हैं कि साहब ये इस्लामिक मुदाखलत है, शरीयत मुदाखलत, नाउजुबिल्लाह, शरीयत में ना तो कोई चेंजेस कर सकता, ना ही कोई कर रहा है। सरकार आधिकारिक तौर पे बोल रही है कि हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कह रही है, क्या वो इस हस्तक्षेप को नहीं चाहते, इस इंटरफियरेंस को नहीं चाहते? वो भी तो मुसलमानों के खैरखा हैं। बिल्कुल, देखिए, मैं किसी तंजीम के खिलाफ नहीं हूँ, मेरा भी मिलना जुलना सबसे रहता है और सबकी मैं इज्जत दिल से करता हूँ। देखिए, सबको अपना अपना हिसाब देना बनने का, ये अल्लाह के वक्फ का मामला है, अल्लाह की प्रॉपर्टी का मामला है, मुझे भी देना होगा। अगर मैं गलत किसी को भड़काऊंगा या गलत बोलूंगा, उनको भी सबको देना होगा। मुदाखलत की बात आ रही है कि हुकूमत अपने ताबे करना चाहती है, हुकूमत अपने कंट्रोल में लेना चाहती है इंस्टीट्यूशन को, यही कहना चाह रहे हैं, यही मिसलीड किया जा रहा है। आपने कहा खुदा से डरना चाहिए, मिसलीड और भड़काना नहीं चाहिए। कौन मिसलीड कर रहा है, किसको मिसलीड कर रहा है? देखिए, जो हम मौजूदा हालात देख रहे हैं, मैं तो जो बयानात मेरे पास आ रहे हैं, मैं तो ये सुन रहा हूँ कि मुसलमानों तुम्हारी मस्जिदें छीन जाएंगी, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। जब भारत सरकार एक आधिकारिक तौर पे बोल रही है नहीं होगा, तो हमें उसका एक बार वेट करना चाहिए। अच्छा, अभी तो बिल टेबल भी कल होगा, उससे पहले इनको पता लग गया इस बिल के अंदर क्या आ रहा है। जेपीसी की रिपोर्ट के बाद बिल टेबल कल होने जा रहा है। अब दूसरा इश्यू ये है कि मेरा निवेदन ये कि जो वक्फ होता है, वक्फ क्या होता है मुसलमानों को ये भी समझना पड़ा। वक्फ का मेन ऑब्जेक्ट होता है रिलीजियस, चैरिटेबल एंड पायस। उसको इंसान जो वाकिफ होता है, जिसको डोनर बोलते हैं, जो वक्फ करता है अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह की राह में, इसलिए करता है कि उसकी संपत्ति का इस्तेमाल या उससे होने वाली आमदनी का इस्तेमाल सिर्फ वेलफेयर के लिए किया जाए, गरीब यतीमों के लिए किया जाए, बेवाओं के लिए किया जाए। कौन सा वक्फ बोर्ड है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो स्कीम चला रहा है बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, या कोई कॉलेज खोला हो, कोई स्कूल खोला हो, या ईद बकरीद पे बच्चों को कपड़े दे देते हो, या कोई खाना दे देते हो? नहीं,
सिर्फ लैंड माफिया काम कर रहा है और कुछ रसूखदार लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प लिया है। और सबसे बड़ी विडंबना सुनिए आप, वक्फ बोर्ड के अंदर जो एम्प्लॉइज होते हैं उनका ट्रांसफर नहीं होता, वो जब उसमें ज्वाइन करते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी वहां से निकलते हैं, तो उनको सब सिस्टम मालूम होता है। ये कौन सी सिस्टम है? उनकी ट्रांसफरेबल जॉब होने चाहिए। बड़ी बात आप कह रहे हैं, कोई बच्चों का, यतीमों का, गरीबों का कोई भला नहीं हुआ, तो ये वक्फ बोर्ड बचाना कौन चाह रहा है? इसमें इंटरफियरेंस कौन नहीं चाह रहा? और कौन है ये लोग जो कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों से जो वोट लेते हैं उन्हें डरना चाहिए इस बिल को समर्थन देने में? कोई मुसलमान इस नाम पे वोट नहीं देगा कि अल्लाह की प्रॉपर्टी खाएगा कोई। हम सब ईमान वाले, हिंदुस्तान का मुसलमान है, पूरी दुनिया का मुसलमान हो, हिंदुस्तान का मुसलमान तो और जिम्मेदार मुसलमान है इस देश के लिए भी। कोई मुसलमान इस नियत से वोट नहीं देता कि साहब आप जाइए और हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी को बर्बाद करिए। वक्फ की प्रॉपर्टी को सिर्फ खुर्द-बुर्द किया गया आज तक। एक पूरा ग्रुप है, कुछ रसूखदार लोगों का है जिन्होंने वक्फ की बड़ी बड़ी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी को कैप्चर कर रखा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लैंड माफिया है, जो वक्फ की प्रॉपर्टी को जनरल प्रॉपर्टी बनाकर ट्रांसफर कर देते हैं और उनका किराया जाहिर सी बात 250-300 करोड़ का बताया गया बजट, जबकि होना चाहिए कम से कम 5 से 10 हजार करोड़ का, और उसको काम में लिया जाना चाहिए। हम यही तो कह रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी आना जरूरी है। क्या दिक्कत है? ट्रांसपेरेंसी आने दीजिए। और जो 1500 साल पुरानी मंदिर तमिलनाडु में ले लिए हैं और वक्फ की जमीन बता रहे हैं, इन तमाम बातों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से ऐसे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, ऐसे ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, तो उनसे बचना चाहिए। बिल्कुल ऐसे इश्यूज से बचना चाहिए। बड़ी बात आप हमें कह रहे हैं। अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहिए, सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, कि कैसे हम इस मौजूदा जो हमारे पास एक इशू पेंडिंग है, जो बड़ा बर्निंग इशू बन गया है, इसके पैसे का सही यूटिलाइजेशन हो और हर मुसलमान इसके लिए हाँ करेगा। हाँ के वक्फ के पैसे का यूटिलाइजेशन सिर्फ गरीब गुरबाओं के लिए, यतीम बच्चों के लिए होना चाहिए। अच्छा, इसकी एक चीज कंसेप्ट और है, मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगा। इसको कहा जा रहा है कि मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए, हर मुसलमान को मतलब नहीं है, इससे वही मुसलमान जुड़ा हुआ है जिसने अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ किया है, और वही मुसलमान मुतासिर हो रहा है जिसने वक्फ की प्रॉपर्टी खाई है। इफेक्ट उन्हीं को पड़ेगा जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी खाई है। और आम मुसलमान तो बेचारा घर से सुबह निकलता है, शाम को घर में 400-500 रुपए कमा के लाने की सोचता है कि मैं घर में खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे। उसको क्या मालूम वक्फ क्या है। लेकिन भड़काया ना जाए, किसी को रोड पे ना लाया जाए। मैं तमाम विपक्ष से भी अपील करता हूं, कल अच्छी मजबूती के साथ विपक्ष का रोल अदा करें और एक सार्थक चर्चा के साथ इस विश्व को लाएंगे। ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला है, उनके अपलिफ्टमेंट का मामला है। हमारे साथ जुड़ने के लिए सईद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब, जो उत्तराधिकारी हैं सज्जाद नशीन अजमेर दरगाह के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सी चीजें स्पष्ट की, शायद पूरा देश आज आपको सुन रहा है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।